हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कंप्लीट किया था, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स थे। उन ड्रॉबैक को आगे बेटर करने के लिए, उन ड्रॉबैक के ऊपर काम करने के लिए एक नई थ्योरी प्रपोज हुई, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दिस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज गिवन अप बाय ब्लेक एंड एच बार्नेट। इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को बेटा ब्लेक ने दिया और दूसरा जो साइंटिस्ट था एच बार्नेट, उसने इसको प्रपोज किया था। एक्चुअल में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती क्या है, हमको उसके बारे में लिखना है। ये देखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो कहती है कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है और लिगेंड होता है, उसमें एक अट्रैक्शन होता है और वो अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और वो अट्रैक्शन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। मतलब देखो, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम होगा वो कैटायन की तरह ट्रीट करेगा, और जो लिगेंड होगा उन दोनों में एक अट्रैक्शन होगा, और उस अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं। बेटा वो कौन सा अट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, पहली कंडीशन। अब देखो सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। देखो इसमें कुछ आते ही कुछ ड्रॉबैक आ गए। अब देखो इन्होंने कहा ये जो सेंट्रल मेटल आयन होगा, जो सेंट्रल मेटल आयन होगा उस पर कोई ना कोई क्या होता है बेटा? कैटायनिक सेंट्रल मेटल आयन है, और उनको अकॉर्डिंग ये जो सेंट्रल मेटल आयन होगा वो कैटायन होगा, और ये जो लिगेंड होगा वो क्या होगा? आपका एनायनिक होगा। बेटा लिगेंड आपका एनायनिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। लेकिन देखो यहाँ पर अब यही इस पॉइंट की वजह से यहाँ ड्रॉबैक आ गए। कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो न्यूट्रल होते हैं। जैसे हम कुछ न्यूट्रल कंपाउंड्स की कॉम्प्लेक्स की बात करें, दैट इज NiCO का होल 4। यहाँ पर Ni क्या है? कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो है, तो यहाँ पर यहाँ क्या आ गया बेटा? ड्रॉबैक आ गया। इनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? जो सेंट्रल मेटल एटम होना चाहिए वो कैटायनिक होना चाहिए, लेकिन न्यूट्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें मेटल पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, और उनमें मेटल में कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो यहाँ इसमें क्या आ जाता है बेटा? एक्सेप्शन हो आ जाता है। तो एक चीज़ याद रखो बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद जो नई थ्योरी आई थी वो आई थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये जो आपके न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है जहाँ मेटल पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी और प्रपोज हुई थी, दैट इज MOT। लेकिन MOT हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम ओनली किसकी बात करेंगे बेटा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की ही बात करेंगे। बात समझ में आ गई? MOT हमारे सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन कभी भी आप कंपटीशन लेवल का एग्जाम दो और आपको इस तरह से कॉम्प्लेक्स दिखे, तो ये आ सकता है दिस कंपाउंड इज एक्सप्लेन्ड बाय, दिस कंपाउंड इज एक्सप्लेन्ड बाय। फर्स्ट दे देगा आपको CFT, सेकंड दे देगा आपको VBT, थर्ड दे देगा आपको MOT, फोर्थ दे देगा नन। तो आप कौन से, आपका आंसर कौन सा होगा बेटा? MOT से ही, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही ये जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है वो एक्सप्लेन हो पाते हैं। आपको ये चीज़ बिल्कुल याद रखिए बेटा। अब हम बात कर रहे हैं, देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है बेटा? ये जो आपका मेटल कैटायन होता है और ये जो लिगेंड होता है उनके बीच में एक अट्रैक्शन काम करता है। वो अट्रैक्शन कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई देखो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, तो ये चीज़ तो 100% कन्फर्म है, मेटल पर हमेशा यहाँ क्या होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होगा। मेटल पर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। लिगेंड पर क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो वह किसकी तरह काम करेगा बेटा? उन दोनों में अट्रैक्शन होगा। देखो भाई, अगर आपका लिगेंड्स पर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि नेगेटिव लिगेंड्स है, तो वो लिगेंड पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा बेटा? पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। इसका मतलब दैट इज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में एक अट्रैक्शन काम करेगा, दैट इज आयन आयन इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन हो जाएगा बेटा? ये भी आयन है, ये भी आयन है, दैट इज आयन आयन इंटरेक्शन। अब आपके दिमाग में काम कर रहा होगा, अगर हमारा देखो मेटल तो आपका कैटायनिक ही रहेगा, अगर मेटल कैटायनिक नहीं है, एनायनिक तो कभी मेटल पर चार्ज आएगा नहीं, यानी कि नेगेटिव चार्ज तो कभी मेटल पे आता ही नहीं बेटा, लेकिन कभी कभी जीरो आ जाता है। अगर मेटल पर जीरो चार्ज आ रहा है तो ये थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। उस थ्योरी को, यानी कि उस तरह के कॉम्प्लेक्स को जो एक्सप्लेन करती है वो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करती है।
अब हम बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये जो लिगैंड्स होते हैं वो न्यूट्रल भी तो होते हैं भाई। तो ये जो न्यूट्रल लिगैंड्स होते हैं वो किसकी तरह ट्रीट करते हैं बेटा? डाइपोल की तरह ट्रीट करते हैं। किसकी तरह ट्रीट करते हैं? डाइपोल की तरह। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया NH3, एग्जांपल ले लिया NH3। आपको पता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन पर चार्ज क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ क्या जनरेट हो चुका बेटा? डाइपोल जनरेट हो चुका है, यानी कि ये जो न्यूट्रल लिगैंड्स होते हैं वो एक डाइपोल की तरह ट्रीट करेंगे, और जो पार्शियल नेगेटिव होगा वो कैटायनिक मेटल के साथ अट्रैक्शन करेगा। और कौन सा अट्रैक्शन होगा? इसको आप कौन सा अट्रैक्शन बोल सकते हो? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। एक तो आपका जो मेटल है वो तो आयन है, ये जो लिगैंड है वो क्या है? आपका डाइपोल है, और इनके बीच में एक अट्रैक्शन है, उसको आप क्या बोल सकते हो बेटा? एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। यहां तक ये चीज पहला पॉइंट देखो CFT का ये था। अब हम CFT के दूसरे पॉइंट की बात करते हैं बेटा। सबसे पहला पॉइंट CFT का यही था। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है CFT का, वो हम समझते हैं। देखो CFT का दूसरा पॉइंट आपको थोड़ा समझना है बेटा, है क्या? देखो लिगैंड आएगा, लोन पेयर लाएगा। लिगैंड पर क्या होता है बेटा? लोन पेयर होता है। लिगैंड आएगा, लोन पेयर लाएगा, वेकेंट ऑर्बिटल में क्या करेगा बेटा? वो लिगैंड से लोन पेयर का क्या करता है? वेकेंट ऑर्बिटल फिलअप करता है। दोबारा समझते हैं, लिगैंड आएगा, लोन पेयर लाएगा, वेकेंट ऑर्बिटल में एंटर करने से पहले, वेकेंट ऑर्बिटल में एंटर करने से पहले डी ऑर्बिटल को स्प्लिट कर जाएगा। एक बार दोबारा समझ लो, सबसे मेन पॉइंट इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का यही है बेटा। देखो लिगैंड आएगा, ये आप समझ सकते हो भाई, लिगैंड आएगा, लोन पेयर लाएगा, लेकिन वेकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर ट्रांसफर करने से पहले, वेकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर देने से पहले वो क्या कर जाएगा? डी ऑर्बिटल आपका स्प्लिट कर जाएगा। डी ऑर्बिटल आपका स्प्लिट कर जाएगा, ये याद रखना है भाई। सबसे पहला पॉइंट है इसमें बेटा। देखो दोबारा समझो, लोन पेयर आएगा, लोन पेयर क्या लाता है भाई? लिगैंड्स लाएगा, और वो सॉरी लिगैंड्स आएगा, लोन पेयर लाएगा, वेकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर फिलअप करने से पहले, लोन यानी कि वेकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर जाने से पहले डी ऑर्बिटल को स्प्लिट कर जाएगा। डी ऑर्बिटल को स्प्लिट कर जाएगा। ये इस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्या हो गया भैया, VV2 में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन इस थ्योरी में ही होगा। लोन पेयर जैसे जैसे मेटल की तरफ आएगा, अट्रैक्शन होगा, तो जैसे जैसे सॉरी लिगैंड्स मेटल की तरफ आएगा, लिगैंड्स लेके क्या आता है? लोन पेयर लाएगा, और वो लिगैंड्स जो लोन पेयर है वो कहाँ एंटर करते हैं भाई? वेकेंट ऑर्बिटल में। अगर वेकेंट ऑर्बिटल में एंटर करने से पहले वो डी ऑर्बिटल को स्प्लिट कर जाएगा, इसका मतलब ये जो थ्योरी बेस्ड है वो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेटा? बेटा स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल के ऊपर बेस्ड है, जिससे अब हम समझते हैं ये थ्योरी किस तरह से स्प्लिटिंग के ऊपर वर्क करती है, उसकी हम बात करते हैं भाई। तो वो एक चीज आपको बिल्कुल इस थ्योरी का सबसे मेन पॉइंट यही है बेटा, लोन सॉरी लिगैंड्स आएगा, लोन पेयर लाएगा, लोन पेयर डी ऑर्बिटल में एंटर करने से पहले डी ऑर्बिटल क्या कर जाएगा? स्प्लिट कर जाएगा। और एक चीज याद रखो, इस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही स्प्लिटिंग है। एक्चुअल में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग क्यों होती है वो हम सब चीज समझने की कोशिश करते हैं। किस तरह से डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है, किस तरह से ये काम होता है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। अब ये चीज आपको देखो, पहला पॉइंट क्या था भाई? ये जो आपका मेटल आयन होगा वो कैटायन की तरह ट्रीट करेगा, और लिगैंड और सेंट्रल मेटल आयन में एक अट्रैक्शन होगा। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, लिगैंड आएगा, लोन पेयर लाएगा, लोन पेयर डी ऑर्बिटल में फिलअप होने से पहले
डी ऑर्बिटल को स्प्लिट कर जाएगा, डी ऑर्बिटल पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। ये दूसरा पॉइंट है। अब हम देखते हैं एक्चुअल में इसकी स्प्लिटिंग होती कैसे है, उस सब के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। लेकिन डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग से पहले एक दो चीज और हम पढ़ते हैं भाई। अब देखो, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होने से पहले कुछ चीज और पढ़ते हैं भाई। आप जानते हो डी ऑर्बिटल में एक्चुअल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं भाई? 5। ये जो आपका डी सेल होगा, डी सब सेल होगा, उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई? आपके 5 ऑर्बिटल्स होंगे। आपको नेम उनका पता होगा, नहीं पता हो तो बेटा आप देख सकते हो। पहला नाम बेटा, पहला जो ऑर्बिटल होता है दैट इज डी एक्स वाई, सेकेंड इज डी वाई जेड, थर्ड इज डी जेड एक्स, फोर्थ इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड फिफ्थ इज डी जेड स्क्वायर। एक सीक्वेंस में आप याद रख सकते हो बेटा, डी एक्स वाई, उसके बाद क्या आएगा डी वाई जेड, फिर डी जेड एक्स, उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर डी जेड स्क्वायर। आओ अब हम इनकी पहले एक ज्योमेट्री देख लेते हैं, इनकी एक्चुअल में ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री कैसी होती है, किस तरह से शेप होती है। उसके बेस पर इन्हें हम 2 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं बेटा? स्प्लिट कर सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या देखना है बेटा? डी ऑर्बिटल्स की क्या आपकी स्ट्रक्चर होती है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट मैंने बात कर ली, इट इज द एक्स एक्सिस, इट इज द वाई एक्सिस। अब मैं बात कर रहा हूँ डी एक्स वाई ऑर्बिटल की, तो याद रखो बेटा दैट इज डी एक्स वाई ऑर्बिटल, यानी कि एक्सिस के मिड में आपका ऑर्बिटल्स बने। ये जो लूप्स आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं बेटा? मिड में दिखाई दे रहे हैं, साइड में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे बेटा, इन दोनों के मिड में दिखाई दे रहे हैं, तो दैट इज डी एक्स वाई। बात समझ में आ गई? डी एक्स वाई का मतलब एक्स और वाई जो आपके एक्सिस होंगे उसके मिड में आपको ऑर्बिटल लूप्स बनते हुए दिखाई दें। सेकंड अगर हम बात करें वाई जेड की, अगर हम बात करें तो आपको सिंपल पता है बेटा डी वाई जेड क्या होगा? ऑर्बिटल्स इन दोनों के मिड में बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा अपना? डी वाई जेड हो जाएगा। आप देखो शेप अपना आप देख सकते हो, कहीं बड़ी कहीं छोटी, वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करें थर्ड की, थोड़ा सा स्पेस कम है भी, तो इन्हें थोड़ा सा दोबारा बना देता हूँ, बड़ा छोटा सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए इन्हें थोड़े से छोटे छोटे से बना देता हूँ, ठीक है ना, जिससे आप इजीली इन्हें समझ पाओ। थोड़ा सा छोटे छोटे बना देता हूँ। तो मुझे 5 बनाने बेटा, ये ठीक है। देखो अगर मुझको डी एक्स वाई रिप्रेजेंट करना हो, दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस, इनके एक्सिस के मिड में अगर आपका लूप्स आ रहे हैं दैट इज डी एक्स वाई। अगर सपोज दिस इज वाई, दिस इज जेड, अगर इनके मिड में आपको लूप दिखाई दे जाए तो दैट इज डी वाई जेड। ये एक्स मान लो, इसको जेड मान लो, तो लूप से मिड में दिखाई दे रहे हैं तो दिस इज डी एक्स जेड या जेड एक्स, कुछ भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ठीक है। तो आप बिल्कुल याद रख सकते हो बेटा डी एक्स वाई, वाई जेड एक्स जेड लिखते हैं, यानी कि जो एक्सिस का नेम होगा उनके मिड में आपको लूप्स दिखाई दे बेटा, यानी कि ये जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कहाँ होने चाहिए? एक्सिस के ऊपर नहीं होने चाहिए, एक्सिस के साइड में होनी चाहिए। यहाँ एक्सिस के साइड में क्या है? आपके ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन हमारे 2 टाइप के ऑर्बिटल्स और बचते हैं बेटा, डी कौन कौन बचे हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको याद रखना है, यानी कि एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा, ये तो कंफर्म है भाई। और ये जो आपका ऑर्बिटल होता है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग इस तरह से बनेगा, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर अगर आपको ऑर्बिटल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर
आपको लूप्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, दीज आर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नेक्स्ट आपका ऑर्बिटल बचता है डी जेड स्क्वायर, तो दैट इज जेड एक्सिस। ये काम किसके अलोंग करेगा? ओनली जेड एक्सिस के अलोंग। तो लूप भी आपके जेड एक्सिस के अलोंग इस तरह से बनेंगे, और इसमें क्या होते हैं बेटा? ये दो नोडल प्लेन होते हैं। बात समझ में आ गई? आपको इन पांचों को समझ में आ गया होगा। अब आपको देखने में पता पड़ रहा होगा टी एक्स वाई, टी वाई जेड, टी एक्स जेड के जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक्सिस के साइड में बन रहे हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर के जो ऑर्बिटल्स हैं तो वो क्या बन रहे हैं बेटा? एक्सिस के ऊपर बन रहे हैं, यानी कि एक्सिस के अलोंग बन रहे हैं। तो इन दो को हमने एक अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया और इन तीनों को एक अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इन तीनों को हम कौन से ऑर्बिटल कह सकते हैं बेटा? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, यानी कि जो एक्सिस के अलोंग है ही नहीं, उनके क्या बेटा? साइड में है, दैट इज नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। और दीज थ्री ऑर्बिटल आर एक्सियल ऑर्बिटल, दैट इज एक्सियल। ये टू ऑर्बिटल को क्या हो गया? एक्सियल ऑर्बिटल। तो हमने डी ऑर्बिटल्स को यहाँ टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया बेटा, एक्सियल ऑर्बिटल एंड नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। एक्सियल ऑर्बिटल का मतलब ऐसे ऑर्बिटल जो एक्सिस के अलोंग होते हैं। कौन कौन से हैं बेटा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अब हम बात करें नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कौन से होंगे आपके? जो क्या हो बेटा? एक्सिस के अलोंग ना हो, एक्सिस के उस साइड में हो। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। ठीक है बेटा, ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में इस थ्योरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है बेटा? स्प्लिटिंग ही तो है। अब हम बात करते हैं स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, यानी कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल अगर आपको यानी कोऑर्डिनेशन 6 वाले आपको कंपाउंड दे रखे हैं तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। उनमें किस तरह से डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है हम उनकी बात करेंगे बेटा। यहाँ तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी बेटा। थोड़ा सा इसको यहाँ रफ कर दूं मैं। अब हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में किस तरह से स्प्लिटिंग होगी हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, समझना है किस तरह से स्प्लिटिंग होगी। देखो समझो, अगर सपोज दैट एम यहाँ पर एन पॉजिटिव है, यहाँ बना लेता हूँ थोड़ा सा मिड में, सॉरी यहाँ बना देता हूँ जिससे आप इजीली से समझ सकते। एम एन पॉजिटिव, बात समझ में आ रही है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आप देखो ये रिप्रेजेंट कर सकते हो भी, यही तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। अब धीरे धीरे आपको समझना है ये थ्योरी क्या कहती है। लीगेंड आएगा, जैसे जैसे लीगेंड आएगा लोन पेयर लाएगा। लीगेंड आएगा लोन पेयर लाएगा। देखो ये जो लीगेंड्स आ रहे हैं वो एक सिमेट्री में तो आ रहे हैं भाई। ये जो लीगेंड आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं बेटा? एक सिमेट्री में ही तो आएंगे, दैट इज कॉल्ड, यानी कि ये क्या है? एक सिमेट्री जनरेट करेंगे। जैसे जैसे डी और लीगेंड आएगा लोन पेयर आएगा, तो अब एक चीज आपको समझनी है, मिड में क्या आएगा? लोन पेयर देखो लोन पेयर आएगा तो लीगेंड आएगा लोन पेयर लाएगा, तो मिड में क्या आएगा बेटा? देखो लोन पेयर इधर जा, सॉरी लीगेंड इधर जा रहा है। लीगेंड जब इधर जाएगा तो क्या होगा? मेटल, ये तो मेटल है और ये लीगेंड जैसे जैसे आएगा तो मिड में क्या आएगा? एक डी ऑर्बिटल आएगा। बात समझ में आ रहा है बेटा? देखो इट इज अ सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि कैटायनिक मेटल है। देखो ये क्या है आपका? लीगेंड। जैसे जैसे लीगेंड आ रहा है, बात समझ में आ रही है? तो मिड में क्या पड़ जाएगा आपका? डी ऑर्बिटल। जैसे ही डी ऑर्बिटल और लीगेंड पर भी क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपका ये जो डी ऑर्बिटल मिड में है उसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। उनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। उनमें क्या होगा बेटा? रिपल्सन होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे ये लीगेंड
इसकी तरफ आएंगे तो मिड में क्या देखने को मिलेगा, डी ऑर्बिटल मिलेगा। मिड में क्या मिलेगा बेटा, डी ऑर्बिटल मिलेगा। इट इज द मेटल। यहाँ क्या आएगा बेटा आपका डी ऑर्बिटल होगा, लिगेंड आएगा। आप बताओ लिगेंड पर भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपका जो डी ऑर्बिटल है उसमें भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा। जितना ज्यादा जैसे ही ये लिगेंड इस डी ऑर्बिटल से टकराएगा वो स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टू पार्ट्स में टूट जाएगा। बात समझनी बेटा आपको, यहाँ पर डी ऑर्बिटल कितने पार्ट्स में ब्रेक होता है बेटा, टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। देखो एक बार समझ लो, देखो इट इज अ सेंट्रल मेटल आयन, इट इज अ लिगेंड। जैसे जैसे लिगेंड आएगा लोन पेयर लाएगा, मिड में क्या पड़ जाएगा आपका डी ऑर्बिटल। जैसे ही वो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और जो लिगेंड है उसके लोन पेयर में क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा और वो जैसे ही पास आएगा तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, स्प्लिट कर देगा। यानी कि ये लिगेंड क्या होगा, डी ऑर्बिटल को स्प्लिट कर देगा और ये डी ऑर्बिटल को टू पार्ट में स्प्लिट कर देगा। डी ऑर्बिटल को कितने पार्ट में स्प्लिट कर देगा बेटा, टू पार्ट में स्प्लिट कर देगा। बात समझ में आ गई। देखो अब हम बात कर रहे हैं, एक बात समझ में आ गई चीज आपको, क्या होगा, मेटल सेंट्रल मेटल आयन तक पहुंचने के लिए बीच में क्या खड़ा होगा बेटा आपका डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल से लिगेंड जैसे ही जाके टकराएगा वो डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच से बहुत ज़्यादा रिपल्सन बढ़ चुका है। और जैसे ही रिपल्सन ज़्यादा होगा वैसे क्या होती बेटा, एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा, रिपल्सन होने से क्या होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और एनर्जी जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी उसकी वजह से ये जो आपका डी ऑर्बिटल होगा वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा। देखो जैसे जैसे लिगेंड पास जाएंगे डी ऑर्बिटल आपको यहाँ पर उनको देखने को मिलेगा, और जैसे ही डी ऑर्बिटल देखने को मिलेगा वैसे ही क्या होगा भाई बताओ, वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा। अब आपको एक चीज समझनी है बेटा, ये चीज तो आपको बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरी चीज हम देखें, ये जो आपका देखो ये जो आपको दिख रहे होंगे बेटा, बॉन्ड दिख रहे होंगे, ज्योमेट्री दिख रही होगी। मैंने बताया डी ऑर्बिटल एक्चुअल में एक्सिस के अलग कौन से होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। यानी कि अगर मैं यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट करूँ, समझना बेटा, तो ये कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, दैट इज एक्सियल ऑर्बिटल। ये कौन से ऑर्बिटल होंगे बेटा, जो एक्सिस के अलग हैं। ये सब क्या है बेटा, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक प्लेन है तो एक्स और वाई एक्सिस हो गया, और ऊपर नीचे हो गया तो ये जेड एक्सिस हो गया। तो बेटा ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यानी कि ये जो आपको ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं वो एक्सिस के अलग दिखाई दे रहे हैं। और साइड में क्या होने वाले हैं, ये क्या मान लिया मैंने, ये जो साइड में है ये क्या मान लिया बेटा मैंने, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल मान ली। कौन सी मान ली बेटा, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। ये क्या मान ली बेटा मैंने, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल मान ली। अब आपको दिमाग लगाना है, जैसे ही यानी कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन एक्चुअल में बताना है आपको, सबसे ज्यादा रिपल्सन लिगेंड किस तरह के ऑर्बिटल्स को देगा, एक्सियल या नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। बताओ बेटा, सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होगा, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल या लिगेंड, या एक्सियल और लिगेंड के बीच में। देखो जस्ट सामने से आ रहा है लिगेंड, लिगेंड एक्सियल के जस्ट सामने से आएगा, तो इसको बहुत अच्छा खासा रिपेल करेगा, और जितना अच्छा खासा रिपल्सन होगा एनर्जी उतनी ही बढ़ जाती है बेटा। यानी कि रिपल्सन जितना ज़्यादा होता है एनर्जी उतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स को ये कम रिपेल करेगा। बात समझ में आ रही है, तो उसकी एनर्जी भी कम होगी, लेकिन ये एक्सियल वाले ऑर्बिटल्स को बहुत ज़्यादा रिपेल करेगा। जस्ट सामने से आ रहा है, जस्ट सामने से उससे आगे टकराएगा तो बहुत ज़्यादा रिपेल करेगा, और जितना ज़्यादा रिपेल करेगा उतनी ही एनर्जी बढ़ जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो हम इसकी स्प्लिटिंग का जो डायग्राम है उसको देखते हैं। ये है हमारा बेटा 5d ऑर्बिटल, 5d ऑर्बिटल्स सिंपल 5d ऑर्बिटल बेटा, और दैट इज डिजनरेटेड। डिजनरेटेड व्हाट मीन्स ऑफ डिजनरेटेड,
यानी कि जब उसकी स्प्लिटिंग नहीं होगी तो स्टार्टिंग में इन पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम। जब तक यहाँ पर लिगेंड अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं लगाएगा, जब तक इन पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी बेटा, सेम। दीज आर कॉल्ड डिजनरेटेड। जैसे ही देखो थोड़ा सा रिपल्सन बढ़ेगा, आपको समझना है भाई, देखो यहाँ पर जैसे जैसे लिगेंड्स आते जा रहे हैं पास, तो थोड़ा थोड़ा रिपल्सन बढ़ता जाएगा। क्या होगा बेटा, थोड़ा थोड़ा रिपल्सन बढ़ेगा, यानी कि पांचों पर रिपल्सन सेम लगेगा। लेकिन जैसे ही जितना ज्यादा पास आ जाएगा, अब रिपल्सन एक्सियल वाले पर ज्यादा लगेगा, नॉन एक्सियल वाले पर कम लगेगा। एक बात समझना बेटा, अगर ये आपका स्फेरिकल प्लेन में है सपोज दैट, तो सभी पर इन चारों पर क्या लगेगा बेटा, दूर दूर से इन पांचों पर क्या लगेगा, इक्वल रिपल्शन लगेगा। लेकिन जैसे ही लिगेंड पास जाता जाएगा, एक्सियल वाले पर रिपल्शन ज्यादा लगेगा, ज्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी। तो मैंने ये 5 ऑर्बिटल तब की कंडीशन मानी है जब ये वाले लिगेंड्स क्या थे बेटा, आपके स्फेरिकल रीजन में थे। किसमें थे बेटा, स्फेरिकल रीजन में थे बेटा, यानी कि डी ऑर्बिटल्स वो भी क्या है बेटा, डिजनरेटेड। डिजनरेटेड का मतलब इनकी एनर्जी भी सेम है, क्योंकि जैसे जैसे स्फेरिकल प्लेन में आएगा, स्फेरिकल फील्ड में आएगा, इन पांचों की एनर्जी इक्वली इंक्रीज होगी। और जैसे जैसे वो और पास आते जाएगा, एक्सियल वाले की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी, नॉन एक्सियल वाले की कम बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी दोनों की एनर्जी। डी ऑर्बिटल डिजनरेटेड इन स्फेरिकल, हम कह सकते हैं फील्ड। जैसे ये स्फेरिकल फील्ड में होगा तब भी एनर्जी सेम होगी, लेकिन जब उसके वो पास जाएगा तो डी ऑर्बिटल जैसे ही उससे टकराएगा, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा डायग्राम। इसको मैं यहाँ से हल्का सा रफ कर देता हूँ, ठीक है। इसको क्या करता हूँ बेटा, मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। ये आपको बनाना है बेटा, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताओ एनर्जी किसकी ज्यादा होगी भाई, इजी है। देखो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एक्सियल वाले ऑर्बिटल्स की, क्योंकि वो एक्सियल के जस्ट सामने से टकराएगा। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एक्सियल वाले ऑर्बिटल कितने होते हैं आपके बेटा, 2 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। और किसकी एनर्जी कम होगी बेटा, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, दैट इज एक्सियल ऑर्बिटल, दैट इज नॉन एक्सियल, टी एक्स वाई, टी वाई जेड, टी जेड एक्स। बात समझ में आ रही है। अब देखो डी ऑर्बिटल यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड होगा, और इस वाले 2 पार्ट का भी नाम है बेटा, देखो जो एक्सियल वाला पार्ट होता है, जो एक्सियल वाले ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का एक नाम होता है बेटा इजी। इन ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं बेटा, इजी ऑर्बिटल। और दीज ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड T2G, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, दैट इज कॉल्ड T2G, दैट इज इजी। वो सिंपल याद रख सकते हो बेटा, यहाँ आपके 2 लेटर आ रहे हैं तो 2 ही ऑर्बिटल हैं, यहाँ आपके 3 ऑर्बिटल आ रहे हैं तो 3 लेटर हैं, सॉरी 3 ऑर्बिटल हैं। तो इस तरह से आप बिल्कुल कभी भी नहीं बेटा, आपको सिंपल रिमेंबर कर सकते हो, आपको आपके दिमाग से कभी भी ब्रेक नहीं होगा। इजी का मतलब 2 लेटर, 2 लेटर का मतलब 2 ऑर्बिटल्स, T2G का मतलब 3 ऑर्बिटल्स, 3 लेटर 3 ऑर्बिटल्स। ये बात समझ में आ गई होगी। इनके मिड का एक बेटा सेंटर होता है, दैट इज कॉल्ड पेरीसेंटर। पेरीसेंटर एक ऐसा सेंटर है जहां क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0, और इन दोनों के मिड की जो एनर्जी होती है दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय डेल नॉट, दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय डेल नॉट। इन दोनों के मिड की जो एनर्जी होगी दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय डेल नॉट, वेयर डेल नॉट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल। ओ का मतलब क्या बेटा, डेल नॉट कह लो या ओ कह लो, ऑक्टाहेड्रल। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल। बात समझ में आ गई बेटा यहाँ तक आपको। और दैट इज, ये जो स्प्लिटिंग करती है जो एनर्जी, यानी कि ये जो दोनों इजी और T2G है उनके बीच का जो एनर्जी का गैप होता है, एक बार इजी और T2G इनके जो एनर्जी का गैप होता है, these are called crystal field splitting energy,
वो क्या कहते हैं बेटा, हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। और इस बेरी सेंटर का मतलब होता है एक ऐसा सेंटर जहाँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू 0 होती है। अब आपको मैं हल्का सा एनर्जी का वो बता देता हूँ बेटा कॉन्सेप्ट, वो आपको समझना है बेटा। देखो यहाँ आएगा 0.6 डेल नॉट और यहाँ आएगा, देखो यहाँ तो आएगा प्लस। बेरी सेंटर से अगर नीचे की एनर्जी आप देखोगे तो माइनस में आएगी, बेरी सेंटर से ऊपर की एनर्जी प्लस में आएगी। ये माइनस में कितनी आएगी, 0.4 डेल नॉट, क्या आएगी बेटा 0.4 डेल नॉट। और इससे ऊपर वाली जो एनर्जी यानी कि ईजी वाली जो एनर्जी आएगी 0.6 डेल नॉट। बेरी सेंटर से ऊपर की एनर्जी पॉजिटिव में आती है, बेरी सेंटर से नीचे की जो एनर्जी आएगी वो नेगेटिव में आएगी। अब आपको कैसे याद रखोगे बेटा कि देखो अब थिंक अब आपके दिमाग में रहा होगा इसको हम कैसे याद रखें। हम देखो पेपर में ये भी बोल सकते हैं इजी ऊपर आएगा या नीचे आएगा। तो आपको देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता चुका हूँ ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, रिपल्सन किसको ज़्यादा लगता है बेटा, एक्सियल वाले को ज़्यादा लगता है। और एक्सियल वाले को रिपल्सन ज़्यादा लगेगा तो एनर्जी भी उसकी ज़्यादा होगी, तो एनर्जी ज़्यादा होगी तो ऊपर आएगा, सिंपल सी बात है। एनर्जी किसकी ज़्यादा बेटा, एक्सियल। एक्सियल का मतलब dx² माइनस y² और dz²। और आप पता है बेटा जो साइड वाले में होते हैं, साइड में कौन से होते हैं आपके, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, उसमें एनर्जी आपकी बेटा पहले से कम लगेगी। और जब उसमें एनर्जी कम होगी तो आपके जो ऑर्बिटल्स होंगे बेटा वो नीचे की तरफ आएंगे, तो आपके ऑर्बिटल्स होंगे वो किसकी तरफ आएंगे बेटा, नीचे की तरफ आएंगे, तो उनकी एनर्जी भी कम होगी। अब सेकंड थिंग, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब थर्ड थिंग हम देखें बेटा, ये जो एक चीज याद रखो, बेरी सेंटर के ऊपर वाली जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो पॉजिटिव में आती है, बेरी सेंटर के नीचे वाली जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव में आती है। थर्ड थिंग। अब फोर्थ थिंग देखते हैं बेटा, अब आप कैसे याद रखोगे, इजी के लिए आपको याद रखना बेटा 0.4 एनर्जी होती है। अगर ये नीचे आ जाएगा इजी तो ये भी 0.6 ही होगी। इजी के लिए जो एनर्जी होती है वो 0.6 होती है, T2C के लिए जो एनर्जी होती है वो 0.4 होती है, याद रखना है। पॉजिटिव नेगेटिव किस पर डिपेंड करता है, बेरी सेंटर के ऊपर या नीचे पर। लेकिन एक चीज फिक्स है आपकी, ऑर्बिटल्स कम होंगे, ऑर्बिटल्स कम है आपके तो एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी कि 0.6 डेल नॉट होगी। लेकिन जब ऑर्बिटल कम होंगे तो एनर्जी ज़्यादा कम होगी। एक चीज़ मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, ऑर्बिटल्स कम होंगे तो एनर्जी ज़्यादा होगी 0.6 डेल नॉट। जब ऑर्बिटल्स ज़्यादा होंगे तो एनर्जी कम होगी 0.4 डेल नॉट। इस तरह से थिंग आप याद रख सकते हो, इस तरह से माइंड में सेटअप बना सकते हो। और एक चीज़ याद रखो, बेरी सेंटर के ऊपर आएगा पॉजिटिव, बेरी सेंटर के नीचे आएगा नेगेटिव। आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा बेरी सेंटर पर 0 क्यों हो रहा है, बताओ। देखो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपके, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 6 × 0.4 डेल नॉट, तो ये कितना हो जाएगा आपका -2.4 डेल नॉट। अब आप इसकी एनर्जी देखो बेटा, यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स हैं, 2, कितना इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इनटू किससे करोगे 0.6 डेल नॉट से, तब क्या आएगा आपका +0.4 डेल नॉट। तो बताओ दोनों में क्या, बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, 0। एक्चुअल में दोनों का क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। एक्चुअल में इस पॉइंट पर जाके आप इन्हें ऐड करोगे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। तो बेरी सेंटर पर जो एनर्जी होती है वो बेटा क्या होती है आपकी, 0 होती है। बेरी सेंटर पर ये जो एनर्जी होती है वो आपकी 0 होती है। ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स का क्या रोल होता है उसकी बात करेंगे। तो बाकी का लेक्चर हम कल देखते हैं बेटा, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। आज आधा पोर्शन तो आज हम क्रिस्टल फील्ड का ही हो गया, आधा पोर्शन क्रिस्टल फील्ड का हम कल देखते हैं, ठीक है, ओके।